नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकुटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि क्या है चरण स्पर्श का महत्व, चरण स्पर्श से क्या लाभ होते हैं और इसके करने के नियम क्या होते हैं, ये सब हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया काम शुरू करने जा रहे हैं और उस काम में बार बार अड़चन आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो हर शुक्रवार मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए, शाम के समय खास तौर से। और गुलाब का फूल अर्पित करके अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको नया काम शुरू करने में समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। तो मात्र एक प्रयोग किस तरह आपका लक चमका सकता है, ये हमने आपको बताया इस गुड लक मंत्र के जरिए। अब आगे बढ़ते हैं और 7 अक्टूबर का पंचांग जान लेते हैं। दिनांक 7 अक्टूबर 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, सुबह के 7:26 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, शाम के 6:17 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता ही दिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी हमने आपको दिया है। उम्मीद है ये दोनों ही आपके काम जरूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं आज के हमारे विषय पर। उस पर पंडित जी से बात कर लेते हैं, सवाल जवाब कर लेते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है चरण स्पर्श। तो सबसे पहले पंडित जी से हम जान लेते हैं कि इसका महत्व क्या होता है। पंडित जी, एक सुभाषित है, एक कहावत है संस्कृत में, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी अगर आप नियमित रूप से अभिवादन करते हैं अपने बड़ों का, उन्हें प्रणाम करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो आयु, विद्या, यश और बल आपका बढ़ता है। चरण स्पर्श भी अभिवादन का एक तरीका है। हिंदू संस्कारों में अभिवादन की परंपरा शुरुआत से, आरंभ से पाई जाती है और अभिवादन करने के कई तरीके भी हैं। हाथ जोड़कर अभिवादन होता है, प्रणाम करने से भी अभिवादन होता है और चरण स्पर्श करना भी अभिवादन का एक स्वरूप है। लेकिन चरण स्पर्श करना एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। चरण स्पर्श करना केवल अभिवादन नहीं है, उससे ऊपर की बात है, एक स्पिरिचुअल बात है, एक साइंटिफिक बात है। सही तरीके से जब आप चरण स्पर्श करते हैं तो इससे आपको अद्भुत लाभ होते हैं, अद्भुत फायदे होते हैं। इससे आपका भाग्य बेहतर हो सकता है, संकट मिट सकते हैं और ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। यानी सही तरीके से चरण स्पर्श करके आप अपने कष्टों को मिटा सकते हैं, जीवन में ज्यादा उन्नति कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा का अनुभव भी आपको हो सकता है। तो चरण स्पर्श का क्या महत्व होता है और सही तरीके से अगर आप चरण स्पर्श करें तो उसके क्या फायदे होते हैं, ये पंडित जी ने आपको समझाने की कोशिश की है। फायदे क्या होते हैं और सही नियम क्या होते हैं, ये हमको कार्यक्रम में आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल राशियों पर आ जाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। व्यस्तता आपकी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है।
हालांकि स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम बढ़ेगा, रिश्ते अच्छे होंगे, मन की चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, कर्ज की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, यात्रा के योग इस समय आपके दिखाई दे रहे हैं। मां लक्ष्मी की अगर आप थोड़ी सी पूजा कर लें, थोड़ी सी उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। आपका भाग्य किस तरीके से आपका साथ देने वाला है ये आपने जान लिया है। आगे बढ़े उससे पहले आ जाते हैं अब ईमेल्स पर। देखते हैं आज का जो पहला सवाल है वो हमें किसने भेजा है, क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें ज्ञानेश्वर विश्वास वानखेड़े ने भेजा है। जलगांव से लिखते हैं ज्ञानेश्वर। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1992। जन्म का समय है रात के 10:05। जन्म स्थान है पारोला, जलगांव, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि मैंने बीटेक किया हुआ है और कुछ समय पहले तक मैं नौकरी कर रहा था। जुलाई 2022 से मेरी नौकरी छूट गई है। नौकरी मुझे कब मिलेगी, या मुझे व्यवसाय में जाना चाहिए, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? ज्ञानेश्वर जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है मार्च 2025 तक। सबसे पहले बता दूं कि अभी आप व्यवसाय में जाने का प्रयास मत करिए, अभी आप नौकरी पर ही अपना ध्यान लगाइए। 7 नवंबर 2022 से लेकर के 16 फरवरी 2023 के बीच में, 7 नवंबर से 16 फरवरी के बीच में आपको नौकरी मिल जाएगी। ये नौकरी बेहतर होगी और लंबे समय तक चलेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका भविष्य अच्छा है, आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी दिखाई देती है। तो पैसे रुपए को लेकर के, धन को लेकर के या आने वाले समय को लेकर के मुश्किलें नहीं हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि स्ट्रगल का पार्ट, संघर्ष थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करने से आपको लाभ होगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक ओपल बनवा करके आप पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम आप करें, शीघ्र नौकरी पाने के लिए सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हर मंगलवार को अगर गुड़ का दान करें तो आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हैं और अब लाभ के बारे में भी जान लेते हैं कि अगर आप चरण स्पर्श करते हैं तो उसके लाभ क्या कुछ होते हैं पंडित जी। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो आप हों चाहे वो मैं हूं, हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है।
पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा पाई जाती है और ये ऊर्जा व्यक्ति के हाथों और पैरों की अंगुलियों में प्रवाहित होती है, हाथ और पैरों की अंगुलियों में निकलती है और ये ऊर्जा स्पर्श से, टच करने से एक दूसरे तक पहुंच जाती है। हाथों से पैरों को स्पर्श करते ही व्यक्ति ऊर्जा खींच लेता है। कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपके पैरों को ठीक से स्पर्श करे तो वो आपकी ऊर्जा को खींच लेगा अपनी तरफ। इसी प्रकार जब आप किसी के सर पर हाथ रखते हैं तो आप अपनी ऊर्जा उसे दे देते हैं। अगर ऊर्जा शुभ है, जिसका पैर आप छू रहे हैं वो शुभ व्यक्ति है, उसके अंदर शुभ ऊर्जा है, तो तत्काल फायदा होता है। और अगर ये ऊर्जा अशुभ है तो ये धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तो जब आप अपने दोनों हाथों से, कोरम पूरा करने के लिए नहीं कि एक हाथ से झुके पैर छुआ नहीं, झुक के उठ गए, वैसा नहीं, दोनों हाथों से अगर ठीक से किसी व्यक्ति का चरण स्पर्श करेंगे आप तो उसकी ऊर्जा का कनेक्शन आपके साथ बन जाएगा। और अगर वो व्यक्ति पॉजिटिव है, अगर वो व्यक्ति आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, शुभ संस्कारों वाला है, तो उसकी शुभ ऊर्जा आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई संत महात्मा है, कोई सज्जन व्यक्ति है, कोई सज्जन महिला है, वो आपके सर पर हाथ रख करके आपको आशीर्वाद देती हैं या देते हैं, तो उनकी शुभता आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो देखा जाए तो चरण स्पर्श करना और चरण स्पर्श के बाद आशीर्वाद लेना, ये दोनों ही ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपके अंदर शुभता पैदा कर सकती हैं। तो क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं चरण स्पर्श करने के, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। आगे हम नियमों की भी बात करेंगे कि किस प्रकार आपको चरण स्पर्श करने चाहिए जो कि आपके लिए फलदायी हो सकता है। लेकिन फिलहाल राशियों पर आ जाते हैं और अगली 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। और ये 3 राशियां हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि, बेवजह का तनाव इस समय आपको परेशान कर सकता है, तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का अपने ध्यान आपको बनाए रखना है। किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, नया काम इस समय शुरू हो सकता है आपका। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। सर्दी जुखाम से थोड़ा बचाव करिएगा, तबीयत बिगड़ सकती है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। काफी सारी दौड़ भाग आपको करनी पड़ेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें, थोड़ा समय दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है और पंडित जी ने आपको बताया कि कैसा आपका दिन रहने वाला है। फिलहाल आगे बढ़े उससे पहले आ जाते हैं दूसरे ईमेल पर। देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी
अगला प्रश्न हमें श्रीराम शर्मा जी ने भेजा है, मथुरा से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 9 अगस्त 1981। जन्म का समय है मध्य रात्रि में 2:13। जन्म स्थान है मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि विवाह के 11 वर्ष बीत चुके हैं, संतान अभी नहीं है। भविष्य में संतान होने की क्या उम्मीद है और भविष्य में करियर कैसा रहेगा? श्री राम जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक राशि। आपकी महादशा चल रही है केतु की और अंतरदशा चल रही है बुध की, जुलाई 2023 तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से सामान्य रूप से संतान होना बहुत मुश्किल है। अगर आप आईवीएफ के लिए प्रयास करें या किसी टेक्नोलॉजी में टेस्ट ट्यूब बेबी आदि के लिए प्रयास करें तो उससे आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, और उसके लिए आप प्रयास करिएगा अप्रैल 2023 के बाद। सामान्य रूप से संतान होना मुश्किल है, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही संतान होने की संभावना यहां पर बनती है। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, भविष्य में आपका करियर अच्छा दिखाई दे रहा है। करियर को लेकर के कुंडली में कोई भी दिक्कतें नहीं हैं। धन और करियर का मामला आपका बिल्कुल ठीक है। आने वाले समय में एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आपको डायबिटीज ना हो जाए, और दूसरा संतान के लिए अप्रैल 23 के बाद प्रयास करिएगा। फिलहाल क्या उपाय करेंगे? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम आप करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो आप लोगों के सवालों के जवाब यहाँ पर पंडित जी दे रहे हैं, और ये सवाल आप हमें भेजते हैं ईमेल के जरिए, और हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अगर कुछ पूछना चाहते हैं इस ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल हमें भेजिए। आगे बढ़ते हैं और चरण स्पर्श की बात हम कर रहे हैं आज। तो अब ये जान लेते हैं पंडित जी से कि सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से आपको चरण स्पर्श करने चाहिए। पंडित जी देखिए, चरण स्पर्श के 3 तरीके हैं। पहला, झुक करके चरण स्पर्श करना, दोनों हाथों से दोनों पैरों को छूना जिसके भी चरण स्पर्श करने हैं। दूसरा है घुटनों के बल बैठ करके चरण स्पर्श करना, और तीसरा है साष्टांग प्रणाम करना, लेट जाना, दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम की मुद्रा में। इन तीनों ही तरीकों से शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है, शरीर लचीला और मजबूत होता है। जब आप चरण स्पर्श करते हैं श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, तो आपका मन शुद्ध होता है और मन का अहंकार दूर होता है। चरण स्पर्श करने में जितनी विनम्रता आप रखेंगे, जितनी सॉफ्टनेस रखेंगे, जितना समर्पण रखेंगे, उतना ही चरण स्पर्श करने से आपको लाभ होगा। तो सही तरीका क्या होता है चरण स्पर्श करने का, और कितने तरीके के चरण स्पर्श होते हैं, ये पंडित जी ने आपको समझाया। अब इसके नियम भी उनसे जान लेते हैं कि नियम कायदे क्या होते हैं। पंडित जी देखिए, चरण उसी व्यक्ति के स्पर्श करिएगा जिसके प्रति मन में श्रद्धा हो। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो सब छू रहे हैं तो हम भी पैर छू लें, ऐसा नहीं। आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आप नमस्कार कर लीजिए दूर से हाथ जोड़ करके, चरण मत छूइएगा। चरण उसी के छूइए जिसके प्रति मन में प्रेम हो, श्रद्धा हो, और जो श्रद्धा के योग्य हो। यानी हो सकता है कि आपके मन में श्रद्धा हो लेकिन अगला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र नहीं है, तो उसके भी चरण मत छूइएगा। अगर झुक करके चरण स्पर्श कर रहे हैं तो हाथों की अंगुलियों से पैर का अंगूठा छूइए। जिसके पैर छू रहे हैं, अपने दोनों हाथों की अंगुलियां उसके पैर के अंगूठे पर रखिए, पैर का अंगूठा छूइए। अगर घुटनों के बल बैठकर कर रहे हैं तो अपना सर चरणों में रख दीजिएगा। साष्टांग प्रणाम जो है, जो लेट करके किया जाता है,
वो केवल अपने गुरु को कर सकते हैं या अपने इष्ट देव को कर सकते हैं, अन्य किसी को साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगे। महिलाएं साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगी, वो घुटने के बल बैठ करके अपना सर जमीन पर रखकर प्रणाम साष्टांग कर लेंगी। महिलाएं लेट करके साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगी, वो उनके लिए मना है। जब भी कोई आपके चरण स्पर्श करता है तो उसके सर पर हाथ रख करके उसे आशीर्वाद जरूर दीजिए, क्योंकि वो आपको अपनी विनम्रता दे रहा है, अपनी श्रद्धा दे रहा है, अपना प्रेम दे रहा है। तो आप भी अपने मन में उसके लिए शुभता रख करके, शुभता सोच करके उसके सर पर हाथ रखिएगा। माता पिता को अपनी पुत्रियों से चरण स्पर्श नहीं करवाने चाहिए। उसका कारण यह है कि माता पिता को एक समय आता है जब बेटी का विवाह करते हैं तो बेटी के चरण धोते भी हैं और चरणों की पूजा भी करते हैं। इसीलिए माता पिता को सामान्यतः अपनी पुत्रियों से चरण स्पर्श नहीं करवाना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य का और धन का नाश होता है। तो चरण स्पर्श के सही तरीके क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है और अब इस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल राशियों के बारे में उनसे जान लेते हैं और अगली जो 3 राशियां हैं जिनके दैनिक राशिफल हम जानेंगे वो है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, नौकरी में कुछ परिवर्तन की संभावनाएं हैं इस समय और नौकरी में आपके लिए परिवर्तन के योग बन गए हैं। आर्थिक लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। पैसे की आपको प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता भी दिख रहा है। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, जीवन में बड़े सारे परिवर्तन का समय चल रहा है। बहुत कुछ बदलने वाला है और इस समय बदलाव के दौर में सेहत आपको परेशान कर सकती है। किसी बड़े के सहयोग से, बड़े वृद्ध के सहयोग से इस समय आपको लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर में इस समय कुछ बदलाव आपके लिए हो सकता है। धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है और आखिरी 3 राशियां क्योंकि है मकर, कुंभ और मीन राशि, और आप भी जानना चाहते हैं अपने भाग्यफल के बारे में तो कुछ देर थोड़ा आपको और इंतजार करना होगा क्योंकि वक्त हो गया है आप लोगों के ईमेल्स लेने का। देखते हैं जो आज का अगला सवाल है वो हमें किसने अब कहाँ से भेजा है और क्या वो जानना चाह रहे हैं पंडित जी। अगला प्रश्न हमें हिमांशु नेगी ने लिखा है। उत्तराखंड से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 9 मार्च 1998। जन्म का समय है 8 बजे रात को। जन्म स्थान है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। ये लिख रहे हैं कि बहुत समय से मैं सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा हूं। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी? मेरा भविष्य कैसा रहेगा? हिमांशु, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है कर्क राशि। महादशा केतु की और अंतरदशा शनि की चल रही है फरवरी 2023 तक।
देखिए, मैं ये कहूंगा कि आप अपनी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास अभी जारी रखिए। शिक्षा के क्षेत्र में, टैक्सेशन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में एक बढ़िया नौकरी आपको 2023 के आखिरी में या 2024 के आरंभ में मिलनी चाहिए। ये संभावना आपके लिए जरूर बनती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दिमाग अच्छा है, लेकिन परिश्रम थोड़ा ज्यादा करना होगा, मेहनत थोड़ी बढ़ानी होगी, और एक दिशा में अगर आप चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप चाहें तो उत्तराखंड का जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम है उसकी तैयारी भी कर सकते हैं, आगे उसमें भी सफलता आपको मिल सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें। सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, शनिदेव के इस मंत्र का जप करें। आपके लिए सब कुछ शुभ होगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आप लोगों को अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचाने हैं। आप भी ईमेल कर सकते हैं अपने सवाल, और पंडित जी से जो सवाल आप पूछना चाहते हैं उनके जवाब पंडित जी आपको इस कार्यक्रम के जरिए देंगे। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चरण स्पर्श की। किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सही नियम क्या होते हैं, कितने प्रकार के चरण स्पर्श हो सकते हैं, ये हम सबने जाना पंडित जी से। लेकिन अब आते हैं इसके अगले सवाल पर कि चरण स्पर्श पंडित जी अगर कोई करता है तो कैसे वो ग्रहों को अनुकूल करे? बिल्कुल, चरण स्पर्श करके भी आप अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं, अपने ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं। कैसे? अगर आप अपने पिता के चरण स्पर्श रोज करते हैं, वास्तव में करें या स्मरण करके करें, तो सूर्य की पीड़ा समाप्त होगी, सूर्य संबंधी बाधाएं दूर होंगी। अगर आप माता के चरण स्पर्श करते हैं, माता से आशीर्वाद लेते हैं, तो चंद्रमा आपके लिए अनुकूल होता है, फेवरेबल होता है। अगर आप किसी भी सम्मानित स्त्री के चरण स्पर्श करते हैं तो बुध और शुक्र मजबूत होते हैं। सिर्फ स्त्री कोई भी हो सकती है, घर की हो, बाहर की हो, छोटी हो, बड़ी हो, सिर्फ आपके मन में उसके प्रति एक श्रद्धा भाव, एक सम्मान का भाव होना चाहिए। भाई और बहन के चरण स्पर्श करते हैं तो मंगल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अगर आप वृद्धों के, बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, चाहे वो मोहल्ले के वृद्ध हों, समाज के हों, आपके घर के हों, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनके चरण स्पर्श करते हैं तो बृहस्पति इससे मजबूत होता है। अगर किसी सात्विक व्यक्ति के, सदाचारी और ईमानदार व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो शनि, राहु और केतु आपके नियंत्रित होते हैं। संतों और महात्माओं के चरण स्पर्श करने से हर तरह की बाधा दूर होती है। अगर कोई वास्तविक संत है, कोई वास्तविक महात्मा है, सज्जन पुरुष है, और उसका आप चरण छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो हर तरह की बाधा दूर होती है और हर तरह के ग्रह की पीड़ा आपकी शांत होती है। तो चरण स्पर्श करने से क्या लाभ होते हैं, और अपने जो माता पिता हैं या भाई बहन हैं उनके चरण स्पर्श करने से किस तरीके से ग्रहों में भी यहाँ पर सुधार किया जा सकता है, आपके अनुकूल उन्हें किया जा सकता है, ये पंडित जी से आपने समझा। आगे बढ़ते हैं और अब अगली 3 राशि जो कि आखिरी राशियां हैं आज की, उनके बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। ये राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, इसलिए महत्वपूर्ण काम निपटाइए। वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होगा और आपकी तमाम मानसिक चिंताएं भी इस समय निश्चित रूप से दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ
बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, परीक्षा के परिणाम आपके लिए फेवरेबल होंगे, अनुकूल होंगे। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान को लेकर के थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। धन खर्च आपका बढ़ा रहेगा। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल देना ज्यादा बेहतर होगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, आखिरी 3 राशियों के बारे में भी हमने जान लिया है। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने बताया, उनके भाग्य के बारे में पंडित जी ने बताया। अब आ जाते हैं आज के आखिरी ईमेल पर। लेकिन आज का ही आखिरी ईमेल है, क्योंकि हर रोज एपिसोड्स में हम आप लोगों के सवाल लेते हैं। तो देख लेते हैं आज का आखिरी ईमेल किसका है। पंडित जी आज का अंतिम प्रश्न एक पिता ने अपने पुत्र के लिए पूछा है। पिताजी जबलपुर से हमें मेल लिखते हैं। उनके पुत्र का नाम है भानु प्रताप सिंह। पुत्र की जन्म की तारीख है 20 जून 2018। जन्म का समय है दोपहर के 2:30 बजे। जन्म स्थान है बरगी नगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि बेटे के हाथ पैर में बीमारी है। ये बीमारी कभी ठीक होगी या नहीं ठीक होगी, और बेटे का भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके पुत्र भानु की जो कुंडली है ये तुला लग्न की बनती है, राशि बनती है कन्या। महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतरदशा चल रही है राहु की फरवरी 2024 तक। सबसे पहले मैं बता दूं कि फरवरी 2024 तक इनका समय अच्छा नहीं है। फरवरी 24 के बाद से सुधार होना इनके हाथों में, इनके पैरों में शुरू हो जाएगा। और जब ये 8 वर्ष पूरा कर लेंगे 2026 में, वहां से इनकी जिंदगी रास्ते पे आ जाएगी। भविष्य आपके बेटे का ठीक है। भविष्य में किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में जाकर के काम करेंगे, ये संभावना इनके लिए बन रही है। क्या उपाय करें बच्चे का स्वास्थ्य और जीवन बेहतर हो जाए? बच्चे को एक पन्ने का लॉकेट बनवा के पहना दें। एक 8 से 10 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में, हरे धागे में, काले धागे में या चांदी की चेन में बुधवार की शाम को उसके गले में पहना दें। और उस बच्चे के लिए सुबह शाम दोनों समय 108 बार माता या पिता ओम नमः शिवाय का अगर जप करें तो बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो चलिए, आज के जो ईमेल्स का सिलसिला है वो यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन कल हम फिर आएंगे और दोबारा से जो आप लोग हमें सवाल भेजते हैं उनके जवाब पंडित जी आपको देंगे। चरण स्पर्श की आज हम बात कर रहे हैं, तो उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल यहाँ पर मैं पंडित जी से ले लेती हूँ। चरण स्पर्श किस प्रकार किया जाना चाहिए पंडित जी? सही तरीका उसका क्या होता है? और अगर कोई नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश चरण स्पर्श, तो नमस्कार अगर वो करता है तो उसका सही तरीका भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए, जब भी आप किसी के चरण स्पर्श करेंगे 3 बातों का ध्यान रखिए। पहला, उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में श्रद्धा हो। दूसरा, वो व्यक्ति श्रद्धा का पात्र हो। और तीसरा, जब आप चरण स्पर्श करेंगे तो अपने हाथों की अंगुलियों से उस व्यक्ति के, पुरुष या स्त्री के पैरों के अंगूठे को स्पर्श करेंगे। यह है चरण स्पर्श करने का तरीका, सही तरीका। अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर आदमी का चरण स्पर्श नहीं किया जा सकता। आप करते हो दिखावे में तो आपको नुकसान होगा उसका, लेकिन अगर चरण स्पर्श नहीं करते हैं तो भी अभिवादन तो करेंगे ही। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके प्रति मन में श्रद्धा ना हो, चरण नहीं छूना चाहते हैं,
तो नमस्कार तो करेंगे, अभिवादन तो करेंगे। अभिवादन का सही तरीका यह है कि दोनों हाथों के अंगूठे को मिलाइए ऐसे, और अंगूठे दोनों हाथों के अंगूठे वाले हिस्से को अपने भौं के दोनों भौं के बीच में लगाइए, यहां ऐसे नमस्कार यहां पर पहले लगाएंगे, फिर अपने हाथ को नीचे की तरफ लगाएंगे यहां पर, यानी ऐसे नमस्कार करेंगे। नमस्कार, ये नमस्कार करने का सबसे सही तरीका है। अगर नीचे नहीं भी ला पाते तो कम से कम नमस्कार यहां पर करके जब करेंगे तब वो नमस्कार संपूर्ण माना जाएगा। फिलहाल जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 7 अक्टूबर को। उनके लिए साल कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 7 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन और कर्ज की स्थिति में आपके निश्चित रूप से सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। ये साल संतान प्राप्ति के लिए और विवाह के लिए भी काफी उत्तम रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का, और आज की जिज्ञासा पंडित जी यह है कि ईश्वर की जो साधना होती है क्या प्रौढ़ हो जाने के बाद ही करनी चाहिए? ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि अभी क्या करेंगे उपासना साधना करके, अभी क्या करेंगे गीता पढ़ के, जब 50-60 साल के हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, अभी तो बहुत सारा काम है। क्या वास्तव में ऐसा है? देखिए, ईश्वर की साधना, ईश्वर की पूजा जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही अच्छा होगा। प्रौढ़ हो जाने के बाद एक बार जब आपका मन मजबूत हो गया, मन एक जगह पे सेट हो गया, एक तरह का जीवन आपका चलने लगा, तो फिर मन को ईश्वर की तरफ नहीं मोड़ सकते। बांस को तभी मोड़ा जा सकता है जब वो छोटा हो और मुलायम हो। बड़े हो जाने पर बांस को नहीं मोड़ा जा सकता, बांस टूट जाता है। वृद्धावस्था में ईश्वर उपासना की शुरुआत करना लाभकारी नहीं होता, क्योंकि उस समय मन में इतनी सारी चीजें होती हैं कि मन एकाग्र नहीं हो पाता। तो वास्तव में हमारी परंपरा, हिंदू परंपरा तो कहती है कि बचपन से ही ईश्वर की तरफ चलना चाहिए। हमने कथाएं पढ़ी हैं नचिकेता की, ध्रुव की, जिन्होंने बचपन में ही ईश्वर को प्राप्त किया था। तो जितना जल्दी ईश्वर की तरफ चलने का प्रयास करें उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। ये मत सोचिए कि उम्र आएगी तो प्रयास करेंगे, अगर वो उम्र आई ही नहीं तो। इसलिए जितना जल्दी प्रयास करें उतना ज्यादा शुभ रहेगा। तो आज की जिज्ञासा भी पंडित जी ने यहाँ पर दूर कर दी है। अब आते हैं शुभ पहर पर, देखते हैं शुक्रवार 7 अक्टूबर का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 7 अक्टूबर 2022, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करें। गुलाब के फूल हो तो बहुत अच्छा है। आपके धन की स्थिति में, आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में तभी फायदा ज्यादा होगा। और शुभ पहर का समय फिर से नोट करें, 7 अक्टूबर शुक्रवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो चलिए, शुभ पहर भी आप लोगों ने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं गुड लक राशि के बारे में। देखते हैं आज की वो कौन सी राशि है जिसकी कमजोरी की बात कर रहे हैं पंडित जी, जिसकी कमजोरी के बारे में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। जैसा कि रेखा ने कहा कि हम अलग अलग राशियों की कमजोरी के बारे में बता रहे हैं। जानते हैं कि आज की गुड लक राशि क्या है। आज की गुड लक राशि है धनु, सेजिटेरियस। अत्यधिक क्रोध इनके अंदर होता है और जीवन में छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए भी इनको काफी संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य देव की अगर ये उपासना करें
तो इनको निश्चित रूप से लाभ होता है, जीवन का संघर्ष कम होता है और क्रोध में काफी कमी आ जाती है। तो चलिए, गुड लक राशि के बारे में भी हमने यहाँ पर जान लिया है पंडित जी से, और अब कार्यक्रम के आखिर पड़ाव में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो जान लेते हैं जल्दी से आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। जी, अगर भाई के साथ आपके संबंध अच्छे ना हो, आप प्रेम तो करते हो, मिलना भी चाहते हो, लेकिन फिर भी संबंध अच्छे नहीं हो, भाई भाई में बिना वजह के दूरियां हो गई हो, क्या करना चाहिए? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। सुबह और शाम एक एक बार पूजा स्थान पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर मंगलवार को निर्धनों में गुड़ और चना बांटिए या गाय को गुड़ और चना खिलाइए। ऐसा करने से आपके संबंध आपके भाई के साथ बेहतर हो जाएंगे। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ चरण स्पर्श के क्या फायदे होते हैं और इसके सही तरीके से करने के नियम क्या हैं, ये बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।